नमस्कार। हमारे साथ हैं परिचय आपको मिल चुका होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 के बीच भारतीय सेना के प्रमुख रहे। इनके रहते भारतीय सेना ने गलवान में चीनी अतिक्रमण का करारा जवाब दिया। अग्निपथ जैसी योजना का प्लान इन्हीं के समय बना। हालांकि इनके रिटायरमेंट के बाद इसे लागू किया गया, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख के बारे में जो बात कम लोग जानते हैं वो ये कि वो एक लेखक भी हैं। उनकी 2 किताबें चर्चा में हैं। पहली है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और दूसरी है द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। जनरल नरवणे, आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले मुझे एक रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आ रही है, कलम या तलवार, दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या तलवार, मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति विजय अपार। आपने तलवार भी थामी है और कलम भी, कौन ज्यादा मुश्किल है सर? सबसे पहले तो राजीव जी आपको और एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यहाँ सभी उपस्थित देवी और सज्जनों को नमस्कार और जय हिंद। अपने शुरुआत ही जो है बड़ी मुश्किल सवाल से किया है। मैं कहूँगा कि अंग्रेजी में कहावत है एट पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, तो कलम का ही इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और अगर आप किसी फौजी को पूछेंगे, आर्मी वाले को पूछेंगे, तो हमेशा हम तो यही कहेंगे कि जंग लड़ने से पहले या छेड़ने से पहले दूसरे जितने भी उपाय हो, डायलॉग, डिस्कशन, उन सभी का इस्तेमाल करना चाहिए। और फोर्स जो है वो एक आखिरी रिजॉर्ट होना चाहिए। एक और इसी से जुड़ा सवाल है, आप योद्धा भी रहे हैं, अभी भी है, जनरल हमेशा के लिए जनरल होता है, फिर स्टोरी टेलर बनने की बात कैसे सूझी आपको? देखिए, सर्विस में होते हुए तो हमें काफ़ी पढ़ाई लिखाई करनी ही पड़ती है। वैसे जब हम फौज में आते हैं हमें लगता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वह उल्टा होता है उसका। तो फौज में तो लिखना पड़ता है, रिपोर्ट लिखने पड़ते हैं। और मैं बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद द प्रिंट इंडिया के लिए महीने में 2 बार आर्टिकल लिख रहा हूँ, वो भी करंट अफेयर्स और नॉन फिक्शन ही एक तौर से है, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों इस पर ही हम लगे रहें और कुछ करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए ये एक उपन्यास लिखने का विचार आया मन में कि ट्राई कर लेते हैं कि शायद इसमें भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जब आपने कलम थामी लिए तो सर एक और चीज़ बताएं कि आप हथियार भी चला रहे हैं, जनरल हैं, तो कलम का घाव ज़्यादा गहरा होता है या तलवार का? जख्म की बात करें तो मेरे ख्याल से इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि लेकिन कलम का घाव जो है ज़्यादा गहरा होता है। वो कई सदियों तक भी रह सकता है। जो जैसे पहले अभी जो इससे पहले सेशन हुआ उसमें स्पीकर ने कहा कि जो 1800 में लिखा गया उसका नतीजा हम अभी भी देख रहे हैं। तो देखो उसका घाव 200 साल तक भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रहा है। तो ज़रूर कलम से जो भावनाएं, जो विचार प्रकट होती हैं, उनका जो है लाइफ ज़्यादा है। और आपकी जो किताब है सर, द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी के बारे में थोड़ा सा बताएं, इस पुस्तक के बारे में जो आपने जो लिखा है सर। ये एक फिक्शन है, काल्पनिक उपन्यास है। एक फौजी कैंटोनमेंट में स्थित है ये। और जब मैं आर्मी चीफ था और एनडीए में गया था उनके पासिंग आउट परेड के लिए, तब किसी रिपोर्टर ने मुझे पूछा था कि उस वक्त तक जो है एनडीए में महिलाओं का प्रवेश नहीं हुआ था 2022 में। सबसे पहले प्रवेश हुआ जुलाई 2022 में जी। और तब एक रिपोर्टर ने पूछा था कि सबसे पहले
एक्स एनडीए महिला चीफ बनने का कब बने? कब संभावना है? जी तो 2 मिनट सोच विचार करके मैंने बोला था 40 से 1 साल लगेंगे। जी तो उस विचार के साथ वो एक आइडिया था मेरे मन में कि क्यों ना हम एक कहानी लिखे जिसमें एक मेन भूमिका किरदार जो है वो एक एक्स एनडीए वुमेन ऑफिसर क्यों ना हो। हालांकि महिलाएं आर्मी में कई सदियों से है, लेकिन एक्स एनडीए पहली महिला ऑफिसर 2026 में अगले साल मई जून में कमीशन होंगी। तो इसको लेते हुए फिर कहानी आगे मैंने बढ़ना शुरू किया। इसी से एक मिलता जुलता सवाल है सर कि जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि पुस्तकें कई सेनाध्यक्षों ने लिखी है, लेकिन जिस तरह का थ्रिलर या फिक्शन जो कहें आपने जो लिखा है वैसा किसी ने नहीं लिखा। तो इसका जो प्लॉट जो आपने चूज़ किया सर, जो कैरेक्टर जो चूज़ किया सर, वो आपने कहाँ से, आपने रियल लाइफ या कहीं आसपास बहुत करीब से उसको जो नाम रखें जो तो रेजिमेंट या नहीं, एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन मेरे सर्विस में मेरे होते हुए मेरे नीचे कोई मर्डर तो हुआ नहीं। तो उस तरीके से ये तो पूरा काल्पनिक ही है। जी लेकिन कुछ कुछ हिस्से हैं किताब में जो कि मेरे साथ हुए हैं या मैंने सुने होंगे। जैसे इसमें एक ऑफिसर में इसमें एक किस्सा होता है कि इसमें एक लेडी के साथ छेड़खानी होती है। एक ऐसे किस्सा मेरे भी एक किसी टेन्योर में हुआ था, वहाँ पर भी एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन होता है। तो ऐसे जो अनुभव है, कुछ अनुभव ऐसे लेते हुए ही इस किताब को लिखा गया है। और क्योंकि मैं आर्मी में हूँ इसलिए एक छावनी में तैनात है जिसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा जानकारी है जी और मैं सही तरीके से उसको लिख पाता हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे ये प्लॉट भी और वातावरण भी बढ़ता गया। जो पहली जो आपकी बुक थी सर, उसका जो थीम अगर कहें तो आपके पर्सनल लाइफ के अनुभव के लेकर था। ये आपने पूरी तरह से एक काल्पनिक तौर पर गढ़ा सर, तो चेंज होने की वजह? जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हर किस्म की चीज़ ट्राई करनी चाहिए। जैसे एक आर्टिस्ट कलाकार होता है, वो कभी ऑयल पेंटिंग करता है, कभी वाटर कलर्स करता है, कभी स्टिल, कभी लैंडस्केप। तो ये कहाँ लिखा है कि एक नॉन फिक्शन में ही अटके रहना है। तो नॉन फिक्शन भी कर सकते हैं, फिक्शन भी कर सकते हैं। फिक्शन में भी एक मर्डर मिस्ट्री हो सकता है, कुछ और किस्म की भूमिका भी बन सकती है। तो सब कुछ ट्राई करना चाहिए। नहीं, ये इंस्पायर सर कहाँ से हुए सर आपको? आपको फैमिली बैकग्राउंड, पिता भी आपके सर बुक लिख चुके हैं, माँ भी लिखी हैं, वहाँ से मिला सर वो? हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा लिखने का जो सिलसिला है वो परिवार में है। मेरी माताजी भी मराठी में शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती थी जी। कई उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। और उनके जो कहानियाँ होती थी वो भी एक किसी छोटे इंसिडेंट को लेके एक दिलचस्प कहानी, शॉर्ट स्टोरी रचाती थी। तो शायद वहाँ से भी मुझे कुछ इनरेट हुआ होगा कि इस तरफ के भी कहानी हम लिख सकते हैं। आपकी किस किताब में पढ़ रहा था सर कि सेना के भीतर महिलाओं को लेकर जो हो रहे हैं भेदभाव हैं, उसका आपने जिक्र किया है। तो क्या सेना में अभी भी महिलाओं को लेके नज़रिया नहीं बदला है? जो कम से कम जो आपकी जो बुक है द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, जो बुक में जो पढ़ने को आया, क्या महिलाओं को लेके अभी भी वही नज़रिया है सर? इतना मुश्किल क्यों हो रहा है सेना के भीतर? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे नज़रिया कुछ अलग है या कोई मुश्किल आते हैं। महिलाएं तो आर्मी में, जैसे कहा मैं, कई दशकों से है। और 2020 में उनको परमानेंट कमीशन देने का भी फैसला लिया गया। उसके बाद उनके रैंक जैसे जैसे सर्विस बढ़ती गई तो अभी वो कमान अधिकारी भी बने। तो ऐसे कोई भेदभाव नहीं है और ये लोगों के मन में है। लेकिन जब हम एक किसी शख्स को देखते हैं तो हम महिला या पुरुष को नहीं देखते। हमारे सामने एक अफसर है और हम वो अफसर को टास्क देते हैं और बाकी जेंडर जो है वो
इतनी अहमियत नहीं रखता। हम काम के ऊपर जो है और किस तरीके से वो काम या टास्क निभाया है उसके ऊपर जोर देते हैं। तो माने कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जो नेवी वगैरह में है, रूल वगैरह, एयरफोर्स वगैरह में मौके मिल चुके हैं महिलाओं को कॉम्बैट रोल में, आर्मी में भी महिलाएं कॉम्बैट रोल में दिखेगी सर? काल्पनिक जो उपन्यास लिखने का फ़ायदा ये है कि उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें जो हीरोइन है जी रेणुका, वो एक कम्बैट आर्म्स में है। बिल्कुल। तो वो जो विचारधारा है मेरे ख्याल से मैंने इस किताब के ज़रिए वो डाल दी है कि क्यों ना कम्बैट आर्म्स में भी महिला को की एंट्री की जाए। बिल्कुल। एक और सवाल आ रहा था दिमाग में, सोचा मन में आपसे पूछ लूं कि प्रकाशन की दुनिया में लेखक अक्सर परेशान रहते हैं। पुस्तकें लिखना तो मुश्किल है ही, छपवाना और बेहतर पारिश्रमिक मिलना और भी मुश्किल रहता है। आपका कैसा अनुभव रहा है सर? नहीं, मैं तो कहूँगा कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है और मैं पेंगुइन जो मेरे पब्लिशर है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बस एक पहले ही स्तर पे जब मैंने उनसे बातचीत की तो सीधा ही जवाब आया कि हाँ, आपकी हम किताब छापने के लिए तैयार है, आप एक छोटा सा प्रपोज़ल भेज दो। कि उनको भी एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एडिटोरियल टीम के सामने रखना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जितनी भी कार्रवाई है एडिटिंग की, छपवाने की, वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। मुझे ऐसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सर चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे पूछना ज़रूर चाहूँगा कि युद्ध के तरीके में बदलाव आ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ सर, तो क्या सबक मिलता है भविष्य की लड़ाई के संदर्भ में सर? इसके बारे में ऑपरेशन सिंदूर से सर क्या सबक मिलता है सर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो एक दहशतवाद की जो कार्रवाई थी उसके जवाब में किया गया जी बस। और ये करना भी बहुत ज़रूरी था और इससे हमने साफ ये संदेशा भेजा है कि हम इन किस्म के कार्रवाइयों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे और इस किस्म की कार्रवाई हुई तो उसका ज़रूर जवाब मिलेगा। और ये संदेश जो है मेरे ख्याल से धीरे धीरे उनके दिमाग में बस जाएगा कि ये जो रणनीति वो अपना रहे हैं, जो जनरल ज़ियाउल हक से के टाइम से शुरू हुई है, डेथ बाय 1000 कट्स, वो नहीं चलने वाली, क्योंकि वो 1000+1 कट जो है वो हमारे हाथ में है जी, और वो हमेशा वो हम जवाब देते रहेंगे और हार जो है उन्हीं का, हार का सामना जो है उन्हीं को करना पड़ेगा। तो चलिए सर, एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय कम है वरना आपसे और भी सवाल पूछे सर। धन्यवाद सर, एनडीटीवी क्रिएटिव मंच पे। थैंक यू।